बच्चों देखिए, हम आज कक्षा 11 गद्य खंड का पहला पाठ भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसके विषय में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में जो भी गद्य के पाठ हैं उसके आधार पे अभी हमने जो हिंदी साहित्य का इतिहास जाना, समझा, पढ़ा, जो भी आपको उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी दी गई, अब संबंधित पाठ के आधार पे उसका विश्लेषण करेंगे कि वास्तव में जो हमें वहाँ जानकारी मिली और ये जो हमारे पाठ्यक्रम में संबंधित पाठ हैं और इनके जो लेखक हैं वो किस युग के हैं और उनकी जो भाषा है वो किस प्रकार की है, उनकी रचनाएं कौन सी हैं, थोड़ी सी ये भी चर्चा हो जाएगी। क्योंकि जो पाठ हैं वो जिस काल के अंतर्गत आएंगे तो निश्चित रूप से उन पाठों में कुछ न कुछ पूरा दर्पण के समान एक स्वरूप हमको भाषा, शैली और उस समय की जो परिस्थिति थी उसके विषय में जानकारी प्राप्त होगी, उसकी झलक मिलेगी। तो ये जो पाठ हमारा है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, एक प्रश्नवाचक टाइप का पाठ है, समस्यात्मक, और उसका निराकरण लेखक ने करने का प्रयास किया है। कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ उपाय सुझाए हैं किस आधार पर हम भारत की उन्नति करने में समर्थ हो सकते हैं। और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी आपको देना चाहें तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। जैसा कि गद्य में हम जानते हैं पहला जो काल था हमारा वो भारतेंदु पूर्व युग या प्राचीन युग था। उसके बाद जो युग चलता है वो है भारतेंदु युग, और भारतेंदु युग का जो समय था वो 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक था। तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा पाठ है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकता है, इस पाठ में जिक्र भी लेखक के जीवन परिचय के अंतर्गत जो दिया गया है, अंतिम पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ये एक निबंध है जो 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया था। तो निश्चित रूप से जो 1884 की समय सीमा है उसके अंतर्गत ये पाठ है और वो भारतेंदु के द्वारा लिखा गया और ये भारतेंदु युग के अंतर्गत आता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भारतेंदु की मृत्यु है वो 1885 ईस्वी में हुई थी। तो मृत्यु के कुछ समय पूर्व ही ये लिखा गया और एक वक्तव्य के रूप में, निबंधात्मक वक्तव्य था जिसमें अपने विचार भारतेंदु जी ने व्यक्त किए और भारत के संबंध में, भारत की उन्नति के संबंध में ही उनकी ये पूरी विचारधारा है। थोड़ा सा इतिहास का भी उन्होंने जिक्र करने का प्रयास किया है, तर्क और उदाहरण देने का प्रयास किया गया है कि हम क्षमतावान हैं, हमारे अंदर सारे गुण हैं, सारी योग्यताएं हैं, किंतु पता नहीं क्यों हम आलस्य में डूबे रहते हैं। और यदि हम उस आलस्य से बाहर निकल जाएं, उस आलस्य को हम छोड़ दें और जीवन में कुछ नियम कानून अपने लिए बनाएं, तो निश्चित रूप से भारत की जो उन्नति है वो निश्चित रूप से हो सकती है। तो थोड़ा सा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन का अगर हम जिक्र करें तो इनका जो जन्म है 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में हुआ और काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी स्वयं साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए थे और उस समय जो रचनाकार थे उनका घर में आना जाना लगा रहता था और इस प्रकार से साहित्य से संपर्क भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अल्पायु में ही हो गया था। और हालांकि माता पार्वती देवी और पिता गोपाल चंद
का असामयिक निधन होने के कारण थोड़ा सा परिस्थितियां इनके विपरीत रहीं और फिर भी जो इनका पालन पोषण था एक काली कदमा दाई और तिलकधारी नौकर के द्वारा किया गया। और फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण की और अपने स्वाध्याय के बल पर हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, मारवाड़ी, उर्दू, पंजाबी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। 13 वर्ष की अल्पायु में इनका भी विवाह हो गया और थोड़ा सा पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण और इनके जो बच्चे थे उन बच्चों की भी असामयिक मृत्यु के कारण ये थोड़े से टूट से गए और कर्जीदार भी हो गए। तमाम तरीके की और पारिवारिक चिंताएं थीं। इसी के साथ साथ इनको क्षय रोग ने घेर लिया और इसके पश्चात 6 जनवरी 1885 ईस्वी में 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। तो हम ये देखते हैं कि इनकी जो भाषा है, काव्य की भाषा तो ब्रज थी, मगर गद्य की भाषा इन्होंने खड़ी बोली को अपनाया और हिंदी का जो एक स्वरूप है, प्रारंभिक स्वरूप, उसको निर्धारित करने में इनका काफ़ी योगदान रहा। साहित्य के क्षेत्र के अंतर्गत इन्होंने कुछ नई शैलियों का विकास किया और जो गद्य की विधाएं हैं उसमें नाटक, निबंध, कहानी और यात्रा वृत्तांत ऐसी रचनाएं इन्होंने हिंदी साहित्य को दिया। इसके साथ साथ ये पत्रिकाओं के संपादक, जिसमें कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका इस तरीके की पत्रिकाएं थी, उनका संपादन भी किया और साथ ही साथ इन्होंने अपनी लेखनी से समाज में अपेक्षित सुधार भी किया। उनके समकक्ष जो भी रचनाकार थे, पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित रामेश्वर दत्त आदि उन्हीं के प्रभाव से प्रभावित थे और हम देखते हैं कि इनकी प्रतिभा के कारण ही इनको भारतेंदु की पदवी से विभूषित किया गया। और जीवन परिचय के खंड में हम ये देखते हैं कि जो इन्होंने पत्रिकाओं का संपादन किया, उस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने नए नए रचनाकारों को प्रेरित किया रचनाएं करने के लिए और इनकी रचनाओं का एक बहुत बड़ा संग्रह है, जिसमें आप समझिए कि 17 नाटक हैं और निबंध संग्रह सुलोचना, परिहास वंचक, मदालसा, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण है। इसके अलावा इतिहास, पुराण, धर्म, भाषा, संगीत आदि अनेक विषयों पर भी इन्होंने निबंध लिखे हैं, जीवनी और यात्रा वृत्तांत, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। कहने का आशय एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और इसलिए इनकी लेखनी में आध्यात्मिकता का भी समावेश था। इन्होंने सूरदास जयदेव, महात्मा बुद्ध, महात्मा मोहम्मद शाह का जीवन वृत्तांत लिखा और हम ये देखते हैं कि इनकी जो भाषा है वो सहज व्यावहारिक बोलचाल की भाषा है, इसलिए थोड़ा सा उसमें देसीपन, थोड़ी सी क्षेत्रीय बोलियों का भी समावेश मिलता है। मुहावरों, लोकोक्तियों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। और मैं आपको पाठ के बारे में बता ही चुका हूँ कि ये एक मेले में, बलिया के ददरी मेले में आर्य देशोपकारणी सभा के द्वारा जो आयोजित किया गया था, भाषण जनता के सामने दिया गया और भारत की उन्नति के विषय में प्रकाश डाला गया है। तो आइए अब हम इस पाठ के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस संबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो विचार था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने पहले पैराग्राफ में, इस किताब के पहले पैराग्राफ में यह बताने का प्रयास किया है कि हमारा देश पिछड़ा इसीलिए है, हम भारतवासी इसीलिए अभागे कहे जाते हैं कि हम क्षमतावान हैं, किंतु जब तक कोई हमें प्रेरित करने वाला ना हो, हमें सचेत करने वाला ना हो,
तब तक हम कोई कार्य करना नहीं चाहते। हमारी शक्तियाँ हनुमान जी जैसे छिपी हुई हैं, दबी हुई है। इन्होंने भारतवर्ष को, हिंदुस्तान के लोगों को रेलगाड़ी की तरह बताया है कि जैसे रेलगाड़ी में हर किस्म के प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के डिब्बे लगे होते हैं, उसकी अलग अलग किराए की दरें होती हैं, किंतु सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है इंजन, क्योंकि इंजन ही उन डिब्बों को खींचकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। बिना इंजन के वो डिब्बे सब बेकार ही रहते हैं। इसी तरह भारतवासी भी हैं। भारतवासियों के अंदर क्षमता है, योग्यता है, तरह तरह की योग्यता है, कुशलता है, किंतु कोई ना कोई इंजन की तरह प्रेरित करने वाला अगर नहीं है तो ये कुछ भी नहीं करते। भारतवर्ष की जो स्थिति है, यहाँ जो राजे रजवाड़े हैं, नवाब हैं, रईस हैं, अधिकारी हैं, ये सब तो अपने में ही व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। उनको जनता को जागरूक करने की क्या आवश्यकता है, वो अपने ही मनोरंजन में लगे रहते हैं। और फिर जो बहुसंख्य भारतवासी हैं वह भी तो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कभी फुर्सत नहीं पाते और खाकर मस्त रहते हैं। उन्हें कुछ खास करने की, विशिष्ट करने की, देश की उन्नति करने की कहाँ फुर्सत है। तो कहने का आशय यह है कि उच्च वर्ग, संभ्रांत लोग, पढ़े लिखे व्यक्ति भी अपने जिम्मेदारियों से विमुख हैं, तो सामान्य जनता, किसान, मजदूर वर्ग भी अपने रोज़मर्रा के कार्यकलापों से फुर्सत नहीं पाता। इसलिए भारत की उन्नति अपेक्षित नहीं हो पा रही है। पहल जो यहाँ के राजे और ब्राह्मण समाज के लोग थे, जो नीतिज्ञ और विद्यावान कहे जाते थे, और ये माना जाता था कि उनकी जिम्मेदारी के फलस्वरूप ही देश की उन्नति हो सकती है, वो स्वयं निकम्मेपन या आलस्यगिरी में रमे हुए थे। इसी कारण जब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो नतीजा ये हुआ कि जो बहुसंख्य जनता थी वह भी अपने देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए कोई योगदान नहीं दे पाई। इसके बाद लेखक ने अगले पैराग्राफ में यह बताने का प्रयास किया है कि हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि थे वो अभावों में जरूर थे, मगर उन्होंने अपनी बुद्धि कुशलता के साथ जो संबंधित सामग्री थी, अल्प सामग्री थी, उससे नई नई खोजें किए। यहाँ तक कि बांस की नलिकाओं से उन्होंने तारा ग्रहों को भी खोज निकाला, तारा मंडलों को भी देख लिया और उनके समूहों के बारे में, उनके गुणों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी, जो आज बड़ी बड़ी दूरबीनों के द्वारा, जिनकी कीमत 16 लाख से ऊपर ही ठहरती है, उनके द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं लगभग एक जैसे ही है। अंग्रेजी विद्या का प्रचार प्रसार जनता के बीच में हो रहा है, तमाम तरीके के यंत्रों का विकास हो रहा है, लोग तरह तरह से अपना और अपने देश का विकास करने में लगे हुए हैं, और हम भारतवासी हैं कि व्यर्थ के कार्यों में ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। कतवार फेंकने वाली, कचरा फेंकने वाली गाड़ी की तरह हमारी स्थिति हो गई। हम कुछ खास करना नहीं चाहते। संसार में चारों ओर उन्नति की दौड़ मची हुई है, हर देश अपना विकास करना चाहता है, सबसे आगे निकलना चाहता है, किंतु हम क्षमतावान होते हुए भी केवल एक स्थान पर खड़े हुए घोड़े की तरह पैर ही पटक रहे हैं। हमें उन जापानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए जो हैं तो छोटे छोटे, किंतु कोई भी कार्य करने में शर्माते नहीं हैं और अपने देश का विकास करने में योगदान दे रहे हैं। और ये एक ऐसा समय है कि यदि हम पिछड़ गए तो हम पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए हमें अपने आलस्य को, अपनी मूर्खता पूर्ण आदत को त्यागना होगा, तभी देश की अपेक्षित उन्नति संभव हो सकती है। साथ ही साथ लेखक ने एक संस्कृत की सूक्ति के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया है कि हमें किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर हमें मिला है,
मनुष्य जन्म जो मिला है बहुत ही दुर्लभ है, और उस पर यदि हमें योग्य व्यक्तियों का साथ मिल जाए जो हमारी योग्यताओं का सही दिशा में उन्नयन कर दें, तो निश्चित रूप से हम अपने देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। और यदि इसके विपरीत हमने कार्य किया तो हम किसी आत्महत्यारे से कम नहीं हैं, और यही दशा आज हिंदुस्तान की बन गई है। तो कहने का आशय लेखक का केवल इतना है कि सब अपनी अपेक्षित जिम्मेदारी से मुंह मोड़े हुए हैं, जिसके कारण वे देश की उन्नति के विषय में विचार नहीं कर पाते। जबकि हमको इंग्लैंड से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वहाँ भी भुखमरी है, वहाँ भी अभावग्रस्त लोग हैं, किंतु जो भी व्यक्ति वहाँ है, चाहे वह किसान हो, चाहे गाड़ीवान हो, चाहे मजदूर हो, या फिर कोचवान हो, यह सब अपना कार्य करते हुए भी देश की उन्नति के विषय में विचार करते हैं। किसान यह प्रयास करता है कि मैं वो कौन सी विधि अपनाऊं जिससे मेरे खेत की फसल का उत्पादन दुगना हो। एक गाड़ीवान, कोचवान जब समय पाता है तो वह अखबार को पढ़ता है इस जानकारी के लिए कि मेरे देश में क्या हो रहा है और मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। जबकि ऐसे समय में हमारे यहाँ के लोग अगर समय पा जाते तो केवल एक ही काम करते, हुक्का पीते और गप मारते, और वह भी ऐसी गप जिसका कोई सार नहीं है। तो कहने का आशय केवल ये है कि हम किसी से प्रेरणा क्यों नहीं लेते, हम अपने समय का सदुपयोग क्यों नहीं करते, और यदि हमने ऐसे ही समय को व्यर्थ में गंवाया, निकम्मेपन में हम डूबे रहे, आलस्य में डूबे रहे, तो निश्चित रूप से हम कभी भी देश की उन्नति में अपना योगदान नहीं कर सकते। मल्लुक दास जैसे एक संत कवि थे, उन्होंने हिंदुस्तानियों के स्वभाव के बारे में ठीक ही कहा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। तो जो आलसी है वह तो अजगर और पक्षियों के समान है, वह काम कहाँ करता है, और भगवान ने यदि जन्म दिया है तो पालन भी वही करेगा। इसी विचारधारा को मान करके हम निकम्मेपन में डूबे रहते हैं। हम अपनी दरिद्रता को दूर करने का उपाय नहीं सोचते, हम फटे हाल हैं किंतु अपनी आदत को नहीं छोड़ना चाहते। हमारी दशा तो उस स्त्री के समान हो गई है, लाजवंती स्त्री के समान, जो अपनी लाज फटे कपड़ों में बचाने का जतन करती है मगर सही कपड़ा पहनने का प्रयास नहीं करती। तो हमको भाई अपनी इस आदत को छोड़ना होगा। लेखक आगे कहता है कि जनगणना की सरकारी रिपोर्ट में यह पता चलता है कि हमारा धन दिन दिन कम हो रहा है और जनसंख्या बढ़ रही है, फिर भी हम अपनी बुद्धि को बढ़ाकर देश के विकास के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहे हैं, और जो राजे महाराजे हैं वह भी इस ओर से मुंह मोड़े हुए हैं। तो भाई करना हमें यह है कि यदि हमने वास्तव में नए समय के अनुसार अपने कौशल को, अपनी बुद्धि को, अपनी कार्य क्षमता को न बढ़ाया तो निश्चित रूप में हम सबसे पीछे रह जाएंगे और रसातल में चले जाएंगे। आगे लेखक पैराग्राफ में बताने का ये प्रयास करता है कि यदि हम सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें तो हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए, ना सम्मान की ना अपमान की, क्योंकि बुद्धिमान वही है जो किसी चीज़ की परवाह किए बगैर सही दिशा में कार्य करता रहे, क्योंकि वह तो कार्य को बनाने का प्रयास यदि करेगा तो निश्चित रूप से उन कार्यों के द्वारा उसकी और देश की उन्नति अवश्यंभावी है। जबकि मूर्ख फायदे नुकसान के बारे में सोच करके कार्य ही प्रारंभ नहीं कर पाता है। इसलिए जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, जहाँ जहाँ हमारे स्वभाव में आलस्य घुसा हुआ है, उनको खोज करके दूर करना होगा। और निश्चित रूप से यदि हमने इन सारी कमियों को ढूंढ कर दूर कर दिया तो निश्चित रूप से हमारी उन्नति संभव है, देश की उन्नति संभव है। आगे लेखक अपने विचारधारा से, अपने आध्यात्मिक ज्ञान से कुछ उपाय सुझाते हुए बताता है कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है
धर्म का आशय होता है जो लोगों के लिए, समाज के लिए कल्याणकारी चीज़ें हैं उसको अपने व्यवहार में, कार्य में अपनाना। और निश्चित रूप से हम अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर लोक कल्याण की भावना का ध्यान न रख करके केवल ऐसे तुच्छ कार्य में ही लगे रहते हैं जिससे न तो हमारा विकास हो पाता है और न देश का। अतः हमें इन सब चीज़ों से दूर रहते हुए अपने कार्यकलापों में सुधार करना होगा। हमारे यहाँ की जो धर्म नीति थी वह राजनीति से अलग थी, जबकि जो भी देश विकसित हैं उनकी धर्म नीति और राजनीति लगभग एक थी। लेखक आगे कहता है कि हमारे यहाँ भी पहले पहल इसका व्यवहार में उपयोग किया जाता था और जब तक हम उसका व्यवहार में उपयोग करते थे हमारी उन्नति होती रही, और जब हमने धर्म को अपने व्यवहार से, अपने कार्यकलाप से, रोजमर्रा की चीज़ों से अलग कर दिया, तभी हमारी दुर्गति होने लगी। हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि थे उन्होंने त्योहारों का और पर्वों का जो आयोजन किया, जो तीर्थ स्थल बनाए गए, निर्मित किए गए, जो नदियों में स्नान करने के महत्व को इंगित किया गया, कहीं न कहीं उसका हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संबंधी महत्व था। चाहे वह होली हो, चाहे वह दिवाली हो, फिर चाहे वह गंगा स्नान हो आदि के माध्यम से कई प्रकार की जो बुराइयां थी, कई प्रकार की जो वातावरण में अशुद्धता थी, कई प्रकार के जो शारीरिक विकार थे उसको दूर करने का प्रयास किया जाता था। और समय बीतने के साथ हमने उसके महत्व को समझना ही छोड़ दिया और नतीजा यह हुआ कि हम कहीं न कहीं उस उन्नत विचारधारा से विमुख होकर उसके लाभ से वंचित हो गए। तो लेखक कहता है कि ये जो त्योहार है ना, इसकी यही म्युनिसिपैलिटी है, अर्थात व्यवस्था है। हर त्योहार के पीछे, हर पर्व के पीछे, हर कार्य के पीछे, हर मेले और आयोजन के पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई उद्देश्य होता है। हमको उद्देश्य के साथ ही अपने कार्यों को अपनाना चाहिए। अब साथ ही साथ लेखक आगे कहता है कि देखिए भाई, कुछ बुराइयां देश में व्याप्त हैं, जैसे बाल विवाह प्रथा और जो विलायत न जाने की प्रथा, जिसके कारण ही हम विकसित नहीं हो पा रहे हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कौशल सीखने के लिए हम बाहर नहीं जाना चाहते, और साथ ही साथ बच्चों का छोटी आयु में विवाह कर दिया जाता है, जिससे उनका बल, वीर्य और क्षमता का नाश होता है। छोटेपन से ही उनको पारिवारिक जिम्मेदारियों में दबा दिया जाता है, जिसके कारण न तो उनका मानसिक विकास हो पाता है और न ही शारीरिक, जिसके कारण वह देश के विकास में भी योगदान नहीं कर पाते। अतः हमें कुछ ऐसी चीज़ें अपनानी होंगी जो समाज के विरुद्ध है, उसको बदलना होगा, और समाज के अनुरूप जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अपनाना होगा। जैसे विधवा विवाह का समर्थन करना होगा, साथ ही साथ जो बहुपत्नी विवाह है उसको हमें रोकना होगा। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो कुछ न कुछ आमूल चूल परिवर्तन होते हुए समाज में एक ऐसी रीत नीति बनेगी जिसके कारण सही दिशा में हम अपना समय और श्रम लगा करके विकास कर पाएंगे। साथ ही साथ लड़कियों की शिक्षा पर बल देना होगा, और हर प्रकार के संप्रदाय के, धर्म के लोग जो समाज में व्याप्त हैं उनमें आपस में भाईचारा, ऊंच नीच का भेद न किए बगैर सब मिलजुल करके देश का विकास करने में योगदान देने की एक रीत नीति अपनानी होगी। छोटी जाति के लोगों का कोई तिरस्कार न करे और सब मेलजोल के साथ आगे बढ़ें, इस व्यवहार को हमें अपनाना होगा। शिक्षा बराबर नौकरी नहीं होती, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना होगा। हमें देश के नौजवानों को नए नए रोजगार सिखलाने के लिए ज़रूरी पड़ने पर विदेश भेजने से भी परहेज नहीं करना होगा। जो भी ज़रूरी हो अपने देश के विकास के लिए वो सारे कौशल और जो कारीगरी है वो सिखाने का प्रयास करना होगा। हमारा देश तो वो अभागा देश है जहाँ छोटी छोटी चीज़ें भी विदेशों से ही आती हैं, चाहे वह दिया सलाई हो, चाहे वह पहनने वाली धोती हो, चाहे कंघी हो, या फिर बत्ती में जलने वाली पाती हो।
दिए में जलने वाली बाती हो। इस तरीके से अगर हम देखें तो हम दूसरे पर ही निर्भर हैं। हमें आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना होगा, हमें अपनी चीज़ों को बढ़ावा देना होगा, यहाँ तक कि जो हमारी भाषा है, स्वदेशी वस्तुएं हैं, उनको अपनाने पर बल देना होगा। हम विदेशी वस्तुओं का, विदेशी भाषा का ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि देश के विकास में स्वदेशी चीज़ों का अपना महत्व है और इसको अपनाए बिना हम देश का विकास नहीं कर सकते। तो ये तमाम बातें लेखक ने पूरे पाठ में इस आधार पर समाहित करने का प्रयास किया है, लोगों को अपने वक्तव्यों द्वारा प्रेरित करने का प्रयास किया है कि कैसे हम उन बुराइयों से दूर रह करके जो हमारे व्यवहार में रच बस गई हैं और जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, अगर उनसे हम दूर रहने का प्रयास करें, अच्छी आदतों को अपनाएं, तो निश्चित रूप से जो भारतवर्ष की उन्नति एक प्रश्नवाचक है वो आने वाले समय में अवश्य संभावी हो सकती है, निश्चित हो सकती है। अब अगर आप ध्यान दें तो इस पाठ के आखिरी में वही, जैसा कि आपने 9 और 10 में पढ़ा होगा, गद्यांश दिए गए हैं और गद्यांश के नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जो पहला प्रश्न है उसी प्रकार है कि संदर्भ या पाठ या लेखक का नाम लिखना है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या, काली रेखा जितने भाग के नीचे है उसकी आपको व्याख्या करनी है। शेष 3 प्रश्न जिसका उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा। अगर आप 1, 2, 3 बार पढ़ेंगे तो अक्षर से आपको इसका उत्तर मिलेगा। आप इस अभ्यास को करने का प्रयास करेंगे। जीवन परिचय से संबंधित लेखक के थोड़ा सा प्रश्न दिया है। आप चाहें तो एक पैराग्राफ में पूरा जीवन परिचय, जिसमें जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, भाषा शैली, ऐसा करके एक बार लिख लें तो छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से कई प्रश्नों के उत्तर के संदर्भ में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि लघुत्तरी प्रश्न का तो उतना उपयोग होता नहीं है, फिर भी यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पाठ की बारीकियां समझने में आसानी होगी। तो अब कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो हमारा पठित पाठ है उसके आधार पे जो गद्यांश है या जो अन्य प्रश्न है उसको हम आसानी से कर पाएँ। तो पहले आप करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं, हो सकता है थोड़ी सी कठिनाई आए तो थोड़ा सा समय आप 1-2 बार पढ़ने में लगाएं, तो निश्चित रूप से ज़्यादा प्रश्नों को उत्तर कर पाएंगे। बाकी भविष्य में यहाँ लिखित सामग्री के रूप में उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।